आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपका 4 अप्रैल को विज्ञान विषय का पेपर है। 4 अप्रैल को किस विषय का पेपर है? विज्ञान विषय का पेपर है। इसलिए मैं आपको विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो ही उपलब्ध करा रहा हूं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड देखने को मिलेंगे और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 4 अप्रैल के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इन्हें आप जरूर देख लें और तैयार कर लें, ये मेरी आपसे सलाह है। और आप इन वीडियोज को अपने सहपाठियों में, मित्रों में भी शेयर करते रहें। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आपके लिए विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी और लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 4 अप्रैल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग लिखिए। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्या होता है? उत्तर क्या हो जाएगा? और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। जितने भी प्रश्न मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ये सभी बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्या है? यह कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, बेकिंग पाउडर तथा दवाओं में प्रयोग होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहां कहां होता है? यह कोल्ड ड्रिंक में, सोडा वाटर और बेकिंग पाउडर तथा दवाओं में प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, धोने के सोडे के 2 उपयोग लिखिए। धोने के सोडे के 2 उपयोग लिखिए। तो पहला उपयोग क्या है? कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में। जो धोने का सोडा होता है, इसका उपयोग कहां होता है? कांच, साबुन एवं कागज के उद्योगों में यानी फैक्ट्रियों में होता है। और दूसरा उपयोग है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए। जल की जो अस्थायी कठोरता होती है उसे हटाने के लिए भी धोने के सोडे का ही प्रयोग किया जाता है। तो धोने के सोडे के 2 उपयोग कौन कौन से हैं? कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में प्रयोग किया जाता है और दूसरा है जल की अस्थायी कठोरता को। और यह प्रश्न महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए क्योंकि यह कई बार पूछा जा चुका है। खनिज तथा अयस्क की परिभाषा लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर खनिज क्या है? धातुओं के यौगिक पृथ्वी के अंदर खानों में जिस रूप में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। धातुओं के यौगिक पृथ्वी के अंदर, कहां? पृथ्वी के अंदर खानों में जिस रूप में पाए जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और अयस्क क्या है? तो वह खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण लाभप्रद एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होती है, अयस्क कहलाता है। वह खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण लाभप्रद एवं आर्थिक दृष्टि से क्या होती है? उपयोगी होती है, वही क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। तो खनिज तथा अयस्क की परिभाषा मैंने आपको बता दी है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार कर लेंगे। इसके उत्तर को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवरणक दांतों की संख्या होती है। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवरणक दांतों की संख्या कितनी होती है? यहां पर आप देख सकते हैं, पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा विकल्प है 8। तो मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवरणक दांतों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 6। राइट आंसर क्या है? मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवरणक दांतों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं और यह बोर्ड परीक्षाओं में आ भी चुका है। वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? इसका महत्व बताइए। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसे आप जरूर तैयार कर लेंगे। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है? पौधे के वायवीय भागों से होने वाली जल हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं।
पौधे के वायवीय भागों से होने वाली जल हानि को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि तालाब में पानी भरा हुआ है तो वह धीरे धीरे भाप बन करके उड़ जाता है, और वह जो उड़ जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं? वाष्प बन करके उड़ गया। तो यहां पर पौधे के वायवीय भागों से होने वाली जल हानि को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जल पौधे से जल वाष्प के रूप में विसरित होता है, और जल जो होता है पौधे से जल वाष्प के रूप में क्या हो जाता है? विसरित होता है, यानी उड़ जाता है, गायब हो जाता है। और यहां पर वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है? क्योंकि प्रश्न में लिखा है इसका महत्व भी बताइए। तो वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है? यहां पर पहला महत्व है वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के रसारोहण अर्थात पौधों में ऊपर की ओर चढ़ने में सहायक होता है। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वह खिंचाव उत्पन्न करके जल व खनिजों के रसारोहण अर्थात पौधों में ऊपर की ओर चढ़ने में सहायक होता है। और दूसरा महत्व क्या है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पत्ती की सतह से जल के वाष्पीकरण हेतु वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का प्रयोग होता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पत्ती की सतह से जल के वाष्पीकरण हेतु वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का प्रयोग होता है, और यह ऊष्मा पत्ती से ही ली जाती है। और यह ऊष्मा कहां से ली जाती है? पत्ती से ही ली जाती है। अतः वाष्पोत्सर्जन पत्तियों का ताप कम करने में सहायक है। अतः वाष्पोत्सर्जन पत्तियों का ताप कम करने में सहायक है। दूसरे शब्दों में यह पत्तियों को अधिक ताप से बचाता है। दूसरे शब्दों में क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन पत्तियों को अधिक ताप से बचाता है। और तीसरा महत्व है वाष्पोत्सर्जन का कि वाष्पोत्सर्जन मृदा से जल के अवशोषण में भी सहायक है। वाष्पोत्सर्जन मृदा से जल के अवशोषण में भी सहायक है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही मृदा से पौधों में जल का अवशोषण भी होता है। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, और यह कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण क्या है? पहला विकल्प है जीवाणु, दूसरा विकल्प है विषाणु, और तीसरा विकल्प है प्रोटोजोआ, चौथा विकल्प है कवक। तो एड्स का कारण क्या है? उत्तर क्या हो जाएगा? विषाणु। विषाणु के कारण ही HIV एड्स फैलता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहां आप देख सकते हैं, और यह प्रश्न भी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जनन किसे कहते हैं? और मैं उन्हीं प्रश्नों को बता रहा हूं जो बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं और जो आपकी बोर्ड परीक्षा 4 अप्रैल के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन्हें यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपके अंक अच्छे आएंगे विज्ञान के पेपर में। और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। जनन किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? जनन किसे कहते हैं? जनन के प्रकारों के नाम लिखिए। जनन किसे कहते हैं? जनन के प्रकार, यानी जनन कितने प्रकार का होता है? उत्तर क्या हो जाएगा? वह प्रक्रिया जिसमें सजीवों की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को उत्पन्न करती है, जनन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें सजीवों की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को उत्पन्न करती है, क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और जनन कितने प्रकार का होता है? यहां पर आप देख सकते हैं, पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें सजीवों की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को उत्पन्न करती है, जनन कहलाता है। और जनन 2 प्रकार का होता है। यहां पर आप देख सकते हैं, पहला प्रकार है अलैंगिक जनन और दूसरा क्या है? लैंगिक जनन। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, यानी हम किसके समान अधिक रूप से पाए जाते हैं? यहां पर पहला विकल्प है चीन के विद्यार्थी, दूसरा विकल्प है चिंपैंजी, तीसरा विकल्प है मकड़ी और चौथा विकल्प है जीवाणु।
तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? उत्तर हो जाएगा चीन के विद्यार्थी। और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आ चुका है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। अगला है महत्वपूर्ण, यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न, दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहां बनता है? यहां पर पहला विकल्प है रेटिना पर, दूसरा विकल्प है रेटिना के आगे, तीसरा विकल्प है रेटिना के पीछे और चौथा विकल्प है कहीं नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहां पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। कहां पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहां पर? रेटिना के पीछे बनता है। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, यह लघुत्तरी प्रश्न है। इसके पहले मैं इस प्रश्न का बहुविकल्पी प्रश्न बता चुका हूं इसके पहले के वीडियो में। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई प्रतीत होता है, या आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? और यह प्रश्न मैंने बहुविकल्पी में बताया था कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? उत्तर हो जाएगा काला। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है जब वह अंतरिक्ष में होता है यात्रा के दौरान? तब उत्तर क्या हो जाएगा? आकाश उसे काला ही दिखाई देता है। अब प्रश्न है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? काला क्यों प्रतीत होता है? तो उत्तर थोड़ा सा बड़ा है, यहां पर आप देख सकते हैं। प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं इस वीडियो में इस प्रश्न को ले रहा हूं। यहां पर उत्तर आप देख सकते हैं, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित नहीं होता, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित नहीं होता तब सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णित न होने के कारण आकाश काला प्रतीत होता। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित नहीं होता तब सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णित न होने के कारण आकाश काला प्रतीत होता है। और जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर पहुंच जाता है, और जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर पहुंच जाता है तो उसे आकाश काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां पर होता है वायुमंडल नहीं। तो यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित नहीं होता तब सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णित न होने के कारण आकाश काला प्रतीत होता। जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर पहुंच जाता है तो उसे आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर पृथ्वी का वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैं आशा करता हूं कि आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहिएगा और चैनल के साथ जुड़कर बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।